जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। कौन सा राष्ट्र? इंडिया, दैट इज भारत आर्टिकल 1। लेकिन किसी भी चीज के निर्माण में पुरानी संरचना को जाना पड़ता है। उस पुरानी संरचना का खात्मा किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी में। आधुनिक भारत के इतिहास के दो भाग हैं। एक 1757 से 1857, यह कंपनी का भाग है। 1857 से 1947 यह क्राउन का भाग है। आधुनिक भारत का इतिहास दो भागों में विभाजित है। एक 1757 से 1857, दो 1857 से 1947। पहले भाग में कंपनी ने पुरानी संरचनाओं को खत्म किया और नई संरचनाओं को जन्म दिया। ओल्ड ऑर्डर वॉज एबॉलिश्ड, न्यू ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड। न्यू एजुकेशनल ऑर्डर, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू सोशल ऑर्डर। और यहीं पे नींव पड़ी आधुनिक भारत राष्ट्र की। कार्यक्रम का स्लोगन बस एक ही है, पढ़ो, सीखो, समझो और उन्नति करो। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। पढ़ो, खूब पढ़ो। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, देखने के लिए पढ़ो। इस आंख को खोलो, इस वाली आंख को। सर नोट्स बना लें, सर ये कर लें, सर वैसा कर लें। भारत के दरवाजा किसने खोला? वास्को डी गामा ने। आधुनिक भारत पर कब्जे का पहला सूत्र किसने दिया? ड्यूप्ले ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की नींव किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1764 बक्सर का युद्ध, कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मालिक। लेकिन जो बक्सर के युद्ध के बाद कलकत्ता काउंसिल को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। तो ये हुआ कि साहब ये खेल शुरू किसने किया? बोले रॉबर्ट क्लाइव ने। बोले उसको बुलाओ साहब, जिसने खेल शुरू किया साहब उसको बुलाओ। 1765 में क्लाइव को फिर बुलाया गया। अब की बार गवर्नर ऑफ बंगाल। क्लर्क से गवर्नर फोर्ट विलियम और फोर्ट विलियम के गवर्नर से गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन सी क्षमता मजबूत है? ऑब्जर्वेशन की क्षमता, देखने की क्षमता। 1765 में वो भारत आता है, बंगाल का गवर्नर बनता है और 1765 में उसने एक तीर से 3 शिकार किए। कौन सा तीर? इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। एक तीर, पहला शिकार, शाह आलम को अपना पेंशनर बना लिया। अब कंपनी जो भी काम करेगी उसमें दस्तखत शाह आलम का होगा, इस देश के अनौपचारिक मुखिया का। अवध को निर्भर बना लिया अपने ऊपर और बंगाल पर कब्जा कर लिया। इलाहाबाद की संधि, द्वैत प्रशासन, डुअल शासन। गद्दी पर नवाब को बिठा दिया, मुबारक उद दौला को। और पर्दे के पीछे कंपनी के पास दीवानी का भी अधिकार, निजामत का भी अधिकार। 7 साल पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि बंगाल कंपनी के कब्जे में 7 साल, 1765 से 1772, 1765 टू 1772 कंपनी के बंगाल कब्जे का किसी को पता ही नहीं चला। क्लाइव से पूछा गया ब्रिटेन में कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा सर बड़ा सीधा सा जवाब है, जहां उपलब्धि वहां दुश्मनी। नियम है ये। जब तक तुम दुनिया में कुछ भी नहीं चाहते, कोई तुम्हारे पीछे नहीं है। तुम पागल बनकर घूमो, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस दुनिया में लोगों को आदत है गाने की, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम नेता बनेंगे। अरे बन जाओ, ये न्यूज़पेपर लोगों को बता देंगे। तुम्हारी महत्वाकांक्षा
तुम्हारे साए को भी पता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो सपना कहां है? आंखों में। और तुम्हारी आंखों का सपना सिर्फ तुम देख सकते हो, दूसरे को क्यों बता रहे हो? और दूसरे को जब अपना सपना बताओगे, उससे कलेजे में दर्द नहीं होगा? और जिसको भी दर्द होगा वो शोर मचाएगा, छटपटाएगा, परेशान करेगा। अपना सपना किसी को मत बताओ। द्वैध शासन। क्लाइव ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की नींव रखी। उस नींव को मजबूत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस ने। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग भारत आता है और अब बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का। यानी मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी है उसका अब गार्जियन बन गया कौन? बंगाल का गवर्नर। गार्जियन, पिता नहीं, गार्जियन। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। अब राज्य में 3 चीजें होंगी ही होंगी। 3 चीजों के बिना राज्य चल ही नहीं सकता। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा जुडिशरी और तीसरा लेजिस्लेचर। ये 3 तो होना ही होना है। और इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जुडिशरी। जुडिशरी के बिना राज्य संभव ही नहीं है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने आधुनिक जुडिशरी की नींव रखी। सदर दीवानी अदालत, सदर फौजदारी अदालत, रेवेन्यू की अदालत, क्रिमिनल अदालत। रेवेन्यू रिफॉर्म करने का प्रयास किया, उसमें वो सफल नहीं रहा। उसके समय का सबसे अच्छा काम क्या था? सालबाई की संधि 1782, 1782। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो चुका था 1775, 1765। एक तरफ अंग्रेज मराठों से लड़ गए और दूसरी तरफ दक्षिण में मैसूर से लड़ गए। एक तरफ शेर का पंजा पकड़ लिया, दूसरी तरफ भालू का पंजा पकड़ लिया, फंस गए अंग्रेज। अब एक फ्रंट तो बंद करना ही था। तो 1782 में सालबाई की संधि और अंग्रेजों ने मराठों से दोस्ती कर ली 20 साल के लिए। और उस 20 साल में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। लेकिन मराठे आंतरिक लड़ाई लड़ते रहे और खोखले होते रहे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? सालबाई की संधि, मराठों से समझौता, आधुनिक जुडिशरी की नींव, सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत। रेवेन्यू रिफॉर्म किया, सफल नहीं हो पाया। लेकिन जो आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में भारत में सबसे प्रसिद्ध है, उसका नाम है कॉर्नवालिस। अमेरिका में तो हार गया ये। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी अमेरिका में, वहां इसको सरेंडर करना पड़ा। लेकिन एक युद्ध हारने का मतलब यह नहीं है कि आप खिलाड़ी नहीं हैं। ये जीवन है। जीवन का परम लक्ष्य नौकरी करना नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य आईएएस बनना नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य डॉक्टर बनना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है। ये तो पड़ाव है जीवन के। जब मूवी में काम करोगे तो कोई ना कोई तो कैरेक्टर बनोगे ही। इस लाइन को समझ लेना। जब मूवी में काम करोगे तो कोई ना कोई कैरेक्टर तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मूवी में रहोगे कैसे? जीवन में परम लक्ष्य है खुद को जानना। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीर दास जी ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है मानव जीवन के लक्ष्य को। सेवा करना। लेकिन सेवा कैसे करोगे? शक्ति लेकर। तो कोई डॉक्टर के कैरेक्टर को चुन लेगा, कोई आईएएस के कैरेक्टर को चुन लेगा, कोई मंत्री के कैरेक्टर को चुन लेगा। यह लक्ष्य नहीं है। यही तो आज सबसे बड़ी गलती हो गई। आज लोग कह रहे हैं मेरे जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना।
मेरे जीवन का लक्ष्य है आईएएस बनना, तो भगवान कौन बनेगा? हर मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है भगवान बनना, भगवत्ता को उपलब्ध होना, इंद्रियों से उठकर चेतना पर पहुंचना, सिद्धार्थ से बदलकर बुद्ध बनना, वर्धमान से बदलकर महावीर बनना, नरेंद्र से बदलकर स्वामी विवेकानंद बनना, यह है लक्ष्य। लेकिन इस लक्ष्य में रास्ते पे चलते हुए थोड़ा समय भी स्पेंड करना है, सेवा भी करनी है, तो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, मंत्री बन गए। आज का आदमी क्यों डिप्रेशन में है? लक्ष्य छोटे हो गए। जिसका भगवान बनने का लक्ष्य है वो गिरते पड़ते प्रधानमंत्री तो बन ही जाएगा इस जीवन में, लेकिन जिसने लक्ष्य ही बना लिया डॉक्टर का, वहां से गिरेगा तो क्या? जमीन में। आसमान से गिरेगा तो खजूर में लटकेगा, लेकिन जब खजूर से गिरेगा तब तो सीधे जमीन में। लक्ष्य छोटे हो गए, इसलिए आदमी डिप्रेशन का शिकार है। इस जीवन में लक्ष्य है भगवान, भगवत्ता को उपलब्ध होना, चेतना को उपलब्ध होना। उस यात्रा में आप कुछ भी बन जाओ। कबीर देखो, कपड़ा बुनते रहे जीवन भर, रैदास चमड़े का काम करते रहे, रामानंद शिक्षा देते रहे, राजा जनक राजपाट संभालते रहे, भगवान कृष्ण ने तो सारे ही रोल किए। बेटे का उच्चतम रोल, प्रेमी का उच्चतम रोल, पति का उच्चतम रोल, कोच का उच्चतम रोल, हर रोल में आदर्श है भगवान कृष्ण। तभी हमने उनको कहा परम अवतार। कॉर्नवालिस अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हार गया, लेकिन काबिल आदमी है। किसी की काबिलियत एक दो मैच से नहीं देखी जाती। तो कंपनी ने इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाकर भारत भेजा, और जब यह आदमी भारत पहुंचा 1786 से 1793, 1786 टू 1793, बड़ी लोगों से मेरी मुलाकात होती है। वो बड़ा बेचारे कहते हैं कि अवधनामा ने तो हमारी कोचिंग और तैयारी की सारी आवश्यकताओं को ही पूर्ण कर दिया। वो हमारी गांव में जो बहनें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, हमारी नजर में हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं। जिसके पास चैतन्य है वो गरीब हो ही नहीं सकता। पैसा नहीं होगा, कबीर के पास भी नहीं है, लेकिन कबीर गरीब नहीं है। पैसा नहीं होगा रैदास के पास, लेकिन रैदास गरीब नहीं है। पैसा नहीं है स्वामी रामतीरथ के पास, लेकिन गरीब नहीं है। पैसा नहीं है आचार्य रजनीश के पास, लेकिन गरीब नहीं है, हवाई जहाज से चलते हैं। अमीर कौन? जिसके पास चैतन्य है। गरीब कौन? जिसको अपने चैतन्य का एहसास ही नहीं है, वो गरीब। एक से एक पैसे वालों को गरीब, पैसे वाले गरीब मैंने देखे, पैसे वाले गरीब। नमक चाट कर पानी पीते। 600-600 किलोमीटर साइकिल गाड़ी में चल रहे हैं, प्यास लगी है, गाड़ी नहीं रोक रहे कि कहीं बोतल पानी का खरीद ले, पैसा ना देना पड़ जाए। इस देश में पैसे वाले गरीब ज्यादा हैं। एक से एक अधिकारी, एक से एक राजनेता पैसे वाले। लोग मिलने गए, बोला लौकी नहीं लाए, गांव से आ रहे थे तो लौकी ही ले लेते। वो पंचायत सीरीज देखा ना, सचिव जी, वो प्रधान जिसको जाता लौकी पकड़ा देता है कि ये ले लौकी। वो वीडियो से मिलने जाता है, लौकी पकड़ा दिए वीडियो को। वीडियो कह रहा है कि तुमको क्या लगता है मैं रिश्वत लेता हूं? तो जब वो चलने लगते हैं सीन में तो लौकी उठाते हैं, तो वीडियो कहता नहीं नहीं लाए हो तो रख दो। ये वीडियो साहब की हालत है।
इस देश में बिना पैसे का गरीब मैंने नहीं देखा। इस देश में मैंने पैसे वाले गरीब देखे हैं और मैं देखता रहता हूं, रोते रहते हैं। BMW पे चल रहे हैं, कह रहे रोल्स रॉयस नहीं है। कभी भगवान ने चाहा तो रोल्स रॉयस खरीदेंगे। पेंटा हाउस में रह रहे हैं, महल नहीं है। राडो पहनते हैं, कहते हैं लुई मोजेटो पहनने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। पैसा गरीबी और अमीरी का पैमाना नहीं है भारत में, चैतन्य है। भारत का अर्थशास्त्र ही अलग है। यहां बुद्ध के पास पैसा नहीं है, संघ चलाते हैं। स्वामी अड़गानंद मर्सिडीज पे चलते हैं, मर्सिडीज। भक्त दे गए, उन्होंने मांगा थोड़ी है किसी से। एक आश्रम से दूसरे आश्रम चौपर पे चैतन्य है उनके पास, असली अमीर है वो। इस देश में 2 ही 4 तो पूंजीपति है, सदगुरु चैतन्य की पूंजी है उनके पास। अटलांटा में एक शो में नाच रहे हैं। श्री श्री रविशंकर, स्वामी अड़गानंद। इस देश में अमीरी का पैमाना अलग था। यहां घड़ी, जूता, कच्छा, बनियाइन, इससे थोड़ी अमीरी पता चलती थी। कॉर्नवालिस 1786, 1793। और इस आदमी ने बड़े जबरदस्त काम किए, बहुत जबरदस्त। पहला काम किया, E=E, परिवार, समाज और राष्ट्र को चलाने में जो सबसे आवश्यक चीज है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। जिंदगी में तुम अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ इकोनॉमी को। शिक्षा के बाद क्या फॉर्मूला है इस देश का? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इस फॉर्मूले को अगर हर आदमी समझकर फॉलो कर ले, इस देश की 90% समस्या खत्म। पहले शिक्षा ले लो, फिर दूसरी प्रायोरिटी इकोनॉमी। नौकरी करनी है, अच्छी बात है। IAS बनना अच्छी बात है, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, इंजीनियर बनना अच्छी बात है। एक स्किल सीख लो। हर घर में टीवी है, हर घर में लैपटॉप है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में फ्रिज है। सीख लो बनाना यार। 1 अरब 50 करोड़ का देश है। दिन में 2 जगह सर्विस दे दोगे 2000 रुपया, नहीं 2000, 1000 रुपया, महीने का 30,000। आराम से रहकर पढ़ोगे, किसी से 1 रुपया नहीं मांगना है तुम्हें। और तुम्हारा सपना है IAS बनने का, काम करो और पढ़ो। हर स्टूडेंट, मिडिल क्लास के स्टूडेंट को यह उद्देश्य लेकर चलना चाहिए कि मैं कोई स्किल सीख लूं। क्यों मां बाप को तनाव देना? लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा लेना चाहिए। योगा क्लास शुरू कर देना चाहिए। हर मोहल्ले, हर गली, हर पार्क में एक योगा क्लास शुरू कर दो। 100 रुपए फीस ले लो पर महीने की। 20 लोग आ गए। कुछ तो करो। सिर्फ नौकरी, सिर्फ नौकरी, सिर्फ नौकरी। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसने एक बहुत बड़ा काम किया। परमानेंट सेटलमेंट 1793। कंपनी की जो आय है उसको सुनिश्चित करा दिया, स्टेबल करा दिया इसने। 2 करोड़ 68 लाख पर ईयर फिक्स। अब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि दिल्ली जाओ पढ़ो, 20,000 रुपया महीना देंगे, तो फिक्स है ना। उसी हिसाब से तुम सब कुछ आयोजित करोगे। मकान देखोगे, न्यूज़पेपर, खाना। अपने सारे प्लानों को संचालन करने के लिए आय सुनिश्चित होनी चाहिए। नियम है। किसी महीने 5,000 पापा भेज रहे हैं, किसी महीने 2,000, किसी महीने 3,000, किसी महीने 30,000। फंस जाओगे तुम। कंपनी के साम्राज्य के निर्माण का दौर चल रहा है।
एम्पायर बिल्डिंग का काम चल रहा है। कंपनी को क्लियर होना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसे के हिसाब से प्लान बनेगा। यह काम किया उसने। परमानेंट सेटलमेंट 1793। जुडिशरी को ऑर्गेनाइज किया इसने। जुडिशरी इज द सोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशरी को इसने ऑर्गेनाइज किया, टॉप से लेकर बॉटम तक। इससे पहले भारत में पुलिस विभाग नहीं था। पुलिस विभाग अंग्रेजों की देन है, और पुलिस विभाग का गठन किया कॉर्नवालिस ने। और यहां हम ब्रिटेन से आगे हैं। इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता था? जमींदार। लॉ एंड ऑर्डर जमींदार का दायित्व था। पुलिस विभाग, आधुनिक पुलिस विभाग का गठन किया कॉर्नवालिस ने। सेपरेशन ऑफ पावर। तो आय सुनिश्चित की, जुडिशरी को हायरार्की दी, स्टेबल किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू, और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कॉर्नवालिस। और उसने कहा कि प्रशासन के जितने भी उच्च पद हैं वो सब अंग्रेजों के अधीन रहेंगे, व्हाइट्स के अधीन रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी इस काबिल नहीं है। रेशियल सुपरियॉरिटी। लेकिन चौथा जो सबसे बड़ा काम इसने किया, बहुत बड़ा काम, मैसूर को अपंग कर दिया। मैसूर वॉज पैरालाइज्ड। मैसूर का राज्य दक्षिण में, साउथ में अली बाबा की गुफा, अत्यंत समृद्धि का केंद्र, कोलार की गोल्ड माइन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, चंदन के जंगल, तुंगभद्रा का दोआब, मैसूर। और मैसूर राज्य वडेयर वंश के अधीन। लेकिन 18वीं शताब्दी में मैसूर का जो राजा था, चिक्का कृष्ण राजा, वो अपने समय की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। और समृद्धि, मैंने कहा है, कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। इतना समृद्धशाली राज्य और अयोग्य राजा। हैदर अली ने इसका फायदा उठाया और धीरे से मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1767 में मैसूर का डी फैक्टो रूलर बन गया वो। दिंदुगुल में कैनन फैक्ट्री लगा दी। किसने? हैदर अली ने। धर्मनिरपेक्ष। और मैसूर राज्य को मजबूत करने लगा हैदर अली। अंग्रेजों की नजर पड़ी कि यार ये तो कैनन फैक्ट्री खोल रहा है। वही कैनन फैक्ट्री जो मीर कासिम ने खोली थी। अंग्रेज के कान खड़े हो गए कि कैनन फैक्ट्री खोल रहा है यार, और फ्रांसीसियों की मदद से सेना बना रहा है। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया कि भाई आओ हैदर को मिलकर मारे। लेकिन हैदर इनका भी बाप। उसने मराठा और निजाम को बुलाया। बोला अगली पार्टी कितना परसेंट दे रही? बोले साहब 10। बोले 25 हमसे ले लो। मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। हैदर, मराठा और निजाम और तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को पीटा, मद्रास घेर लिया। और 1769 मद्रास की संधि, अंग्रेजों को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी हैदर अली से। और तब अंग्रेजों को लगा कि भैया ये खतरनाक नहीं है, तो बहुत डेंजर आदमी है। सत्रह 1780 में फिर हैदर और अंग्रेजों के बीच लड़ाई शुरू, माहे बंदरगाह को लेकर। अमेरिका में सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। फ्रांसीसी अमेरिकियों की मदद कर रहे थे। तो अंग्रेजों को लगा कहीं ऐसा ना हो फ्रांसीसी भारत में हैदर की मदद करने लगे, इससे पहले करें इनका दरवाजा बंद कर दो। तो माहे बंदरगाह को कब्जा कर लिया। जैसे माहे बंदरगाह को कब्जा किया, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा चल ही रहा था। तो 82 में मराठों से समझौता कर लिया सालभाई। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। जिसका जीवन संघर्षों में बीता हो, जिसका भी जीवन संघर्षों में बीता हो, उसको रोग तो होगा ही। और जिसका पूरा जीवन संघर्षों में बीता हो,
कैंसर का पेशेंट हो गया हैदर अली, पर 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं से कमान संभाली उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। 1784 में टीपू और अंग्रेजों के बीच संधि हो गई, और टीपू ने जो काम करने शुरू किए, 18वीं शताब्दी का एक महानतम शासक। आज के दौर में तो इस हिस्ट्री बोलना ही अपराध है। अब शासक को उसके कर्मों से नहीं देखा जाता, उसके धर्म से। मुसलमान था भैया, मुसलमान था, हिंदुओं को बहुत मारा। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी का एक महानतम शासक है। आर्थिक सुधार किए उसने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमी, जिंदगी में धर्म से पहले इकोनॉमी पर ध्यान दो और कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया कमाओ मिनिमम। खोल दो इन इंद्रियों को कि भोगो। एक बार भोगेंगी फिर भोगने लगेंगी। 3-3 किलो मिठाई खा जाएंगी, 6-6 किलो आम खा जाएंगी। 10-20 औरतों से शादी कर लिया, फिर डायबिटीज हो जाएगी, फिर बीपी बढ़ जाएगी, फिर यूरिक एसिड, फिर किडनी प्रॉब्लम। तब खुद ही भगवान की शरण में चली जाएंगी। पहले धर्म को लक्ष्य मत बनाओ, पहले अर्थ को लक्ष्य बनाओ। कितना साइंटिफिक फॉर्मूला है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म को लक्ष्य बनाओगे तो दुनिया आकर्षित करती रहेगी कि यार हम भी शादी कर लेते, यार हम भी गाड़ी पे चलते यार। पहले अर्थ को लक्ष्य बनाओ, अर्थ। और इन इंद्रियों को जीने दो, बीवी लेकर आओ। लाओगे तो भोगने के लिए, आनंद आएगा, मजा आएगा, नाचोगे, गाओगे, 100 ठो बाराती लेके जाओगे। पंचायत सीरीज देखी है ना, उसमें वो दूल्हे से कहते हैं कि आज रात में तो मजा आएगा, कहता आज नहीं कल आएगा। कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं आया। कोई इस दुनिया में मां को छोड़कर नहीं भागा, कोई इस दुनिया में बाप को छोड़कर नहीं भागा, सब बीवी छोड़कर भागे। इसलिए नहीं कि बीवियां खराब हैं, इस दुनिया में कोई मां को छोड़कर नहीं भागा। अपवाद हो सकता है, अपवाद हो सकता है, कोई मां को छोड़कर नहीं भागा, पिता को छोड़कर नहीं भागा, सब बीवी छोड़कर भागे। क्योंकि आपने गलत उद्देश्य से उस महिला को लाए ही। पत्नी भी महानतम स्थान है उसका, लेकिन भोगने के लिए लाओगे। फॉर्च्यूनर लाए तो थे मोहल्ले भर को दिखाने के लिए, 30,000 रुपए का तेल पिए जा रही है, 20,000 की सर्विसिंग। इस दुनिया में तुम किसी चीज को भोग नहीं पाओगे। जिसको भी भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुम ही को भोग लेगा। ऐसे नहीं, ऐसा ही नहीं कि पत्नी परेशान कर रही। तुम देखो जीवन में जिसको भी तुम भोग करने के लिए ला रहे हो, अगर तुम्हारा मारुति स्विफ्ट से काम चल रहा है तो खरीद लो यार। तुम्हें काम तो चलाना है कि भौकाल बनाना है? पीछे स्टिकर लगा के, महाकाल लगा के घूमोगे। मेजॉरिटी लोग इस दुनिया में पत्नी को छोड़कर भागे। मेजॉरिटी, पता है क्यों? इसलिए नहीं कि पत्नियां खराब हैं, भोग के लिए लेकर आए थे, वो पलट कर भोग ली। कबीरदास जी तो अपनी पत्नी से नहीं परेशान है, तुलसीदास ही क्यों परेशान है? कबीरदास तो पत्नी से बहुत खुश है, तुलसीदास क्यों परेशान है? क्योंकि तुलसीदास भोग के लिए लाए थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये। पत्नियां खराब नहीं है, स्त्रियां होती ही नहीं, स्त्रियां किसी को परेशान करती नहीं। स्त्री यानी भगवान। स्त्री इस धरती पर भगवान का रूप है। इसीलिए हॉस्पिटल में नर्स जो होती है, नर्स, वो औरतों को बनाया जाता है। आदमियों को बनाया जाए ये सेवा ही ना कर पाए। पता लगा बीड़ी पी के इंजेक्शन डाल दिए किसी को, जिसको डालना था बगल वाले डाल दिए। केयर करने का जो दायित्व है हॉस्पिटल इंडस्ट्री में,
होटल इंडस्ट्री में वो ज्यादातर औरतों को दिया जाता है, क्योंकि केयर करना और करुणा वो उनके नेचर में है। यही तो भगवान का काम है, केयर और करुणा। इकोनॉमी पे ध्यान दो। जीवन में सबसे पहले इकोनॉमी को लक्ष्य बनाओ, और जिस दिन पैसे की व्यर्थता दिखाई पड़ेगी, धर्म के रास्ते पर तुम खुद ही चलोगे। बड़े सारे समुदाय इस देश में है, दुनिया में है, जिनका पहला लक्ष्य धर्म है। सब परेशान है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, तुम समझ गए होगे। जिन समुदायों ने अपना पहला लक्ष्य धर्म बनाया, यहूदियों ने अपना पहला लक्ष्य धर्म नहीं बनाया। यहूदियों का पहला लक्ष्य है धन। तुम पहला लक्ष्य धन बनाओ। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें धन की व्यर्थता दिखाई पड़ेगी। एक समय आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि धन से प्रेम नहीं मिल सकता, धन से नींद नहीं मिल सकती, धन से स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, धन से शांति नहीं मिल सकती। तब तुम्हें लगेगा कि यार धन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और तब तुम बढ़ोगे मोक्ष की तरफ। प्रायोरिटी सेट करो साइंटिफिकली। इसने इकोनॉमी को लक्ष्य बनाया, और इकोनॉमी में जो जो काम इसने किए, कृषि सुधार, बीएल ग्रोवर से पढ़ना, टीपू के रिफॉर्म्स, कृषि सुधार, किसानों की आय बढ़ गई, राज्य की आय बढ़ गई। आधुनिक फैक्ट्री लगा दी, स्टेट को कॉर्पोरेट बना दिया, स्टेट ट्रेड करने लगा, और कुछ ही समय में मैसूर का खजाना सोने और चांदी से भर गया। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रॉस्पेरिटी। आर्थिक संपन्नता राजनीतिक और सैनिक संपन्नता को जन्म देती है। फॉर्मूला है ये न्यूटन का। ब्रिटेन आर्थिक संपन्नता से राजनीतिक संपन्नता, यूएस आर्थिक संपन्नता से मिलिट्री संपन्नता, चाइना आर्थिक संपन्नता से मिलिट्री संपन्नता। पाकिस्तान ये सूत्र नहीं समझ पाया, पहले ही मिलिट्री संपन्नता। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लीड्स टू मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आर्थिक संपन्नता से राजनीतिक और सैनिक संपन्नता पैदा होती है। टीपू ने पहला काम किया आर्थिक संपन्नता। प्रशासनिक सुधार में प्रजातांत्रिक तत्वों को शामिल किया। प्रजातंत्र नहीं बनाया, तत्वों को, डिस्कशन, डिबेट, मेजॉरिटी। सैन्य सुधार किए, फ्रांसीसी पैटर्न पर सेना बनाई। नेवल बोर्ड का गठन किया, भारत का पहला शासक जिसने नेवल बोर्ड का गठन किया 1793 1793। और अंग्रेज इन सारी चीजों पर नजर गड़ाए हुए थे कि अरे यार ये तो हमारे जैसा सोचता है। आदमी खतरनाक नहीं होता, उसकी विचारधारा खतरनाक होती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, टीपू एक आधुनिक व्यक्तित्व। 18वीं शताब्दी में श्रीरंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया। आज भी लोग नहीं जानते होंगे, जितने लोग शो सुन रहे हैं, कि ट्री ऑफ लिबर्टी क्या है। आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। 18वीं शताब्दी, जैकोबिन क्लब का मेंबर, गूगल करिएगा जैकोबिन क्लब, उसी क्लब का नेपोलियन भी मेंबर था। सिटीजन टीपू कहता था अपने आप को, सिटीजन। आज लोग अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, कोई नहीं कहता मैं हिंदुस्तानी। आज 21वीं शताब्दी में, वो 18वीं शताब्दी में अपने आप को सिटीजन टीपू कहता था। आर्थिक सुधार किया, मैसूर को एक आर्थिक ताकत बना दिया। आर्थिक ताकत के बल पे मैसूर को प्रशासनिक ताकत बनाया, सैन्य ताकत बनाया, और मॉडर्न विचारधारा, लिबर्टी की बात करता है।
यहां लिबर्टी का मतलब एक दूसरे को मां बहन की गाली। टीपू अंग्रेजों की निगाह में खटकने लगा। टीपू अंग्रेजों की निगाह में कि अरे यार ये तो बाहर की भारत के राजा, 2 ही 4 राजा थे उस वक्त। एक आमेर का जय सिंह ऑब्जर्वेटरी बनवा रहा था, जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों को सबसे थोड़ी लड़ना पड़ा, 2 ही 4 जागरूक लोग थे, एक सवाई राजा जय सिंह, एक टीपू सुल्तान, एक महादजी सिंधिया। बाकी तो देश बेहोश मस्त हैं, गाना सुन रहे हैं कि जौने कॉलेजों में करेलू पढ़ाई, लइका लइका से हो लड़ाई। हजारों लोग बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं। ये वो देश है। 5 बजे कोचिंग नहीं आ सकते, सुबह रात भर नाच देखने जाएंगे दूसरे गांव में लाठी लेके 10-10 लोग। सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए बुला लो, रहे सुबह कैसे आएंगे, कुत्ते दौड़ा लेते हैं। और रात में 12 बजे गमछा बांध के नाच देखने जा रहे हैं। कोई धार्मिक प्रोग्राम कराओ, योगा वोगा का, स्पिरिचुअल प्रोग्राम, कोई नहीं आता। बहुत बिजी थे सर, हमारे यहां कुत्ता बच्चा दिया था तो उसी में बिजी थे। और किसी एक्ट्रेस को बुला लो, साहब 3 दिन से पड़े हुए, रामायण नहीं पढ़ेंगे, रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, बस जय श्री राम, लेकिन मनोहर कहानियां पढ़ेंगे। चंबल की हसीना, एक औरत 29 प्रेमी, ये सब टाइटल पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है मनोहर कहानियां। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, क्लास 6 की नॉवेल पढ़ रहे हैं। काली घाटी की चुड़ैल 1300 पन्ने की नॉवेल पढ़ रहे हैं। सुबह 6 बजे लेके लेटे, रात 11 बजे खाना ही नहीं खाए। शकल साइकिल से बगल में जा रहा था, थूक के चला गया, पता ही नहीं चला। फिर ये देश कहता भैया हमको लूट लिए, भैया हमको मारे, भैया भैया मुसलमान लोग मारे, भैया अंग्रेज लोग मारे, भैया आपस में लड़ोगे, जागरूक रहोगे नहीं, खुद कुछ करना नहीं है। अंग्रेजों की नजर पड़ गई टीपू पे। और किसकी नजर पड़ी? कॉर्नवालिस की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।